everyone, this is Sneha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग कंप्लीट करा और प्लानिंग करके हम आ गए हमारे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग पर। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइजिंग पूरा काफी डिटेल के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करने वाले। प्लस मैं कोशिश करूंगी कि सारे पॉइंट्स आपको साथ साथ में प्रिपेयर करा दूं। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले तो समझते हैं यार ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। देखो, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। तो प्लानिंग तो हम लोगों ने कर ली। अच्छा, प्लानिंग में क्या करा था हम लोगों ने? प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने एडवांस में डिसाइड करा था व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। क्या समझे? प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने डिसाइड करा कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और काम को किससे करवाना है। तो सब चीजें हम लोगों ने प्लान कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या आता है मैनेजमेंट का? सेकंड स्टेप आता है हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग। क्या? ऑर्गेनाइजिंग। एक बार प्लानिंग कर ली, प्लानिंग तो पूरा का पूरा मेंटल प्रोसेस है, दिमाग के अंदर सोचा है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, काम किससे करवाना है। अब हमें एक्चुअली चीजों को शुरू करना है। एक्चुअली हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, सारी चीजों को अरेंज करना है। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वो बंदे जो काम करेंगे, एम्प्लॉइज, उन्हें हमें अरेंज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी मनी, मनी को हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि बिना मनी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आप कुछ खरीद नहीं सकते। थर्ड, फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि सारे के सारे असेट्स, हमारे लिए कौन कौन सी मशीनरी काम में आएगी, क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा, क्या टूल्स हमें चाहिए होंगे, सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज को अरेंज करना, इसी पूरे अरेंजमेंट को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। तो क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? एक एग्जांपल के थ्रू समझो। हम लोगों ने प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी? कि हम फर्नीचर बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे। तो भाई प्लानिंग हो गई कि फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले तो क्या करना? आइडेंटिफाई करना कि इस फर्नीचर के बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या काम एक्चुअली करना है। सोच के देखो, फर्नीचर का बिजनेस चलाना है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले तो आपको सारी चीजों को परचेज करना पड़ेगा। सारी मशीनरी आप परचेज करोगे, सारा रॉ मटेरियल आप परचेज करोगे। फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे औजार यानी कि बहुत सारे टूल्स काम में आते हैं। फेविकॉल काम में आता है, गद्दी वगैरह बनाने के लिए फैब्रिक काम में आते हैं अलग अलग तरह के। तो इन सब चीजों को आप क्या करोगे? परचेज करोगे। तो आइडेंटिफाई करना है यार काम क्या क्या करना है हमें, एक्चुअली परचेज करोगे। ठीक है भाई, परचेज करने के बाद में आप प्रोडक्शन करोगे, फर्दर फर्नीचर बनाना स्टार्ट करोगे। प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक बंदा क्या करेगा? लकड़ी की कटिंग करेगा। ठीक है भाई, एक बंदा कटिंग करेगा। एक बंदा कटिंग करने के बाद में मान लो सोफा सेट बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर तैयार करेगा, एक ढांचा तैयार करेगा। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। फिर एक बंदा उसकी क्या कर देगा? फर्दर फिनिशिंग करेगा, उसको अच्छा बनाएगा, फिनिशिंग करेगा। ठीक है भाई, फिनिशिंग कर दिया। एक बंदा उस पर पेंट करेगा, एक उस पर वो फैब्रिक वगैरह चढ़ाएगा, जैसे बोलते हैं ना गद्दी वगैरह लगाना, तो एक बंदा वो फैब्रिक्स चढ़ाने के काम करेगा। तो प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीजें होंगी। प्रोडक्शन हो गया। अब भाई हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना भी तो जरूरी है। लोगों को कैसे पता चलेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में कि हम फर्नीचर बना रहे हैं? तो हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कराएगा एक बंदा। एक बंदा हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेगा। देखो, फर्नीचर के अंदर बहुत अच्छी पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं तो डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक बंदा पैकेजिंग का काम करेगा, एक बंदा पूरा का पूरा सेल्स का काम संभालेगा। तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर एक्चुअली अब हम हमारे प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो हम सब कुछ देख रहे हैं यार हमें क्या करना है। हमें चीजें परचेज करनी है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है, फिर उसे सेल करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें देखना कि हमें क्या करना है। और ऑर्गेनाइजिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताया, 3 तरह की चीजें हमारे काम में आती हैं। एक होते हैं हमारे सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब सारे के सारे हमारे असेट्स, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो जितने भी औजार यानी कि टूल्स हो, फेविकॉल वगैरह, फैब्रिक वगैरह, वो सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज अरेंज करना। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में देखना, भाई फाइनेंस अरेंज करना, मनी के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मनी के बिना ना आप मशीनरी खरीद सकते हो, ना आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को अरेंज करना, अपने एम्प्लॉइज को अरेंज करना, बिकॉज एक्चुअली ये वो लोग हैं जो काम को इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों ने तो प्लानिंग करी थी, ह्यूमन रिसोर्सेज आपके काम को करेंगे, यही लोग परचेज करेंगे, यही लोग प्रोडक्शन करेंगे, यही आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। तो सारे फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को गैदर करना, इकट्ठा करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जाए। तो ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट वाला काम होता है ना, इस अरेंजमेंट वाले काम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। नाम सुना होगा ना यार, किस तरह से इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि किस तरह से हर चीज को अरेंज करा जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग,
एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या क्या करना है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, परचेज करना है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, सेल्स करनी है। फिर अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना। ग्रुप्स में भी हम लोगों ने डिवाइड करा, परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज, प्रोडक्शन के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स हम बना सकते हैं, कटिंग करने से रिलेटेड, स्ट्रक्चर बनाने से रिलेटेड, फिनिशिंग से रिलेटेड, मार्केटिंग अलग एक्टिविटीज हो गई, पैकेजिंग अलग काम हो गया, सेल्स अलग काम हो गए। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर सारे के सारे फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि मशीनरी वगैरह, सारे करंट असेट्स, हमारे जो भी रॉ मटेरियल वगैरह था, हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि मनी, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब हमारे एम्प्लॉयज, वो बंदे जो एक्चुअली सारा काम करेंगे, इन्हें इकट्ठा करना टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशंस, ताकि हम इन सब चीज़ों के अंदर, सब चीज़ों के बीच में एक अच्छा खासा प्रोडक्टिव रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके। क्यों कर सके, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं हम? फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो इसी पूरे अरेंजमेंट वाले काम को बोला जाता है ऑर्गेनाइजिंग। क्या समझे? ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं क्या करना है, काम को ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज उन सबको गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये सारे काम क्यों करते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। आई होप यहां तक क्लियर है, ऑर्गेनाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस पर कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अच्छी बात कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में सिर्फ 4 ही स्टेप्स है, तो साथ साथ में याद कर लेना। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर प्लान। हमारे प्लान के हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्चुअली करना क्या क्या है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा कि हमें फर्नीचर बनाना है, ये हम लोगों ने सोचा, फर्नीचर का बिजनेस एस्टैब्लिश करना है। अब हमारे वर्क को हम लोगों ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्नीचर बनाना है तो परचेज का काम अलग, परचेज एक अलग काम हो गया, वर्क को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आता है सारा का सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, तो हम लोगों ने डिवाइड करा कि भाई परचेज से रिलेटेड काम, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग से रिलेटेड काम, हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड काम, हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग से रिलेटेड काम। तो हम लोगों ने हमारे काम को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और देखो, डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक सिंगल बंदा सारे काम नहीं कर सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही बंदा चीजें परचेज भी कर लेगा, वही प्रोडक्शन भी कर लेगा, वही आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग, सारा एडवर्टाइजमेंट भी कर लेगा, वही पैकेजिंग कर लेगा और वही बेच देगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इट मेक श्योर दैट देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। इससे ये होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। हम लोग सबको अलग अलग काम दे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा आया, वो भी जाके रॉ मटेरियल खरीद के लिए आया, दूसरा बंदा भी रॉ मटेरियल खरीद के लिए आया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। एक पर्सन पर कभी भी सारा का सारा वर्क का प्रेशर नहीं होगा, एक पर्सन के ऊपर सारा का सारा बर्डन नहीं होगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क समझ में आया। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि क्या करना है और उस काम को छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना। फर्स्ट स्टेप याद कर लो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड स्टेप है हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम लोगों ने काम को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, हम लोगों ने हमारे सारे काम को, काम क्या था हमारा? फर्नीचर बनाने का, उसे छोटी छोटी स्मॉलर जॉब्स के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। अब सेम तरह की जो जॉब्स हैं, सेम तरह का जो काम है, उसको एक ग्रुप के अंदर डालेंगे। सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। सेम तरह का जो काम है उसे एक ग्रुप के अंदर डालेंगे और उसे एक डिपार्टमेंट में डाल देंगे। उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसे ध्यान से समझना। डिपार्टमेंटलाइजेशन करने के 2 तरीके हैं, 2 तरह के डिपार्टमेंट्स बनते हैं। पहला है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। क्या समझे? पहला है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। ध्यान से पहले समझ लो, फिर डेफिनेशन पर आएंगे। देखो, मान लो जब हम लोगों ने हमारे पूरे के पूरे वर्क को सिमिलर जॉब्स के बेसिस पर डिवाइड करा है, अंडर दिस मेथड कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। सेम तरह की जो जॉब्स होती हैं, सेम तरह के जो फंक्शंस होते हैं, उन्हें जब हम एक डिपार्टमेंट में डालते हैं, उसे बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। क्या समझे? मान लो पूरा काम क्या है? फर्नीचर बनाने का, तो परचेज से रिलेटेड काम के लिए अलग डिपार्टमेंट बन गया, जिसे हम लोग बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट।
फिर उसके बाद में आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन से डिपार्टमेंट में गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर गई। फिर मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो मार्केटिंग आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करो, चाहे डोर टू डोर सेल करो, कैसे भी आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, चाहे ऑनलाइन करवाओ, तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो कौन से डिपार्टमेंट में गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में गई। प्रोडक्ट की पैकेजिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में गई। सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट में गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए, काम को डिवाइड करा, किसके बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर। तो जब आप फंक्शंस के बेसिस पर काम को डिवाइड करते हो उसे बोला जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। हमारा टोटल काम क्या था, फर्नीचर बनाना। परचेज से रिलेटेड काम कौन से डिपार्टमेंट में गया, परचेज डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। पैकेजिंग से रिलेटेड पैकेजिंग डिपार्टमेंट। सेल्स से रिलेटेड सेल्स डिपार्टमेंट। लोगों को हायर करने से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो जब हम फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं उसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। वहीं दूसरा है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। क्या, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। अब डिविजनल डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग फंक्शंस के बेसिस पर काम को डिवाइड नहीं करते, फंक्शंस के बेसिस पर हम लोग डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते। यहाँ पर क्या होता है, जब एक कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी टेक्सटाइल्स का बिजनेस भी कर रही है, वही कंपनी मेडिसिन का बिजनेस भी कर रही है, वही कंपनी ग्रॉसरी से रिलेटेड बिजनेस भी कर रही है, वही कंपनी कोई और बिजनेस भी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बिजनेस भी कर रही है। तो एक कंपनी 4 चीजों में डील कर रही है, टेक्सटाइल्स में भी, मेडिसिन में भी, ग्रॉसरी में भी, ऑटोमोबाइल्स में भी। तो टेक्सटाइल्स का डिपार्टमेंट अलग बन गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग बन गया, मेडिसिन डिपार्टमेंट। ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट अलग बन गया, ग्रॉसरी डिपार्टमेंट। ऑटोमोबाइल्स का डिपार्टमेंट अलग बन गया, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट। तो जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, फंक्शंस के बेसिस पर, उसे बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। और जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स ना बना के प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं उसे बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम है, टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे वो टेक्सटाइल्स के परचेज से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड हो, उसकी सेल से रिलेटेड हो, सारा का सारा काम किसके अंदर आएगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग वर्क के बेसिस पर डिवाइड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, डिपार्टमेंट्स बना दिए। अब थर्ड काम आता है हमारे पास में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। क्या, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हमने हमारे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, कैसे भी करो चाहे आप। ईच इंडिविजुअल्स आर असाइंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू हिज हर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। अब हम वहां पर लोगों को ड्यूटीज देंगे, सारे एम्प्लॉयज को ड्यूटीज देंगे, और उनको ड्यूटीज किसके बेसिस पर देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर कि उन्होंने क्या पढ़ाई करी है, उनके स्किल्स के बेसिस पर और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम उन्हें ड्यूटी असाइन करेंगे कि आपको ये काम करना है। एम्प्लॉयज आर असाइंड ड्यूटीज बाय गिविंग नाम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। सिंपल है, एम्प्लॉयज को एक डॉक्यूमेंट देंगे जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर एग्जैक्टली बहुत ही क्लियरली लिखा होगा कि एम्प्लॉयज को क्या काम करना है, कैसे करना है। इसके अंदर उनकी ड्यूटी के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर गिवन होगी, किसके अंदर, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो थर्ड स्टेप समझ में आता है, ड्यूटीज असाइन कर दी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। लास्ट स्टेप है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज all individuals are assigned some authority matching to the job they have to perform। अब हम लोगों ने सारे इंडिविजुअल्स को ड्यूटीज असाइन कर दी। ड्यूटीज असाइन करने के बाद में भाई उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए हर बंदे को कुछ पावर की जरूरत होती है, हर बंदे को कुछ पावर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी पावर को बोलते हैं अथॉरिटी। क्या कहते हैं, अथॉरिटी। मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर हर टीचर के पास में क्या होती है, कुछ ड्यूटी होती है कि उन्हें अकाउंट्स पढ़ानी है, उन्हें इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, उन्हें बिजनेस स्टडीज पढ़ानी है। अब वो काम करने के लिए उन्हें थोड़ी बहुत पावर भी दी जाती है। पावर दी जाती है कि वो कभी भी आपका टेस्ट ले सकती है, पावर दी जाती है कि कभी भी वो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली दोनों तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। पावर दी जाती है कि अगर आप कोई रॉन्ग एक्शन करते हो तो वो आपके पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनके पास में कुछ ना कुछ पावर है और इसी को बोला जाता है कि उन्हें अथॉरिटी देना। अथॉरिटी को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और इसी पावर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रिलेशन क्रिएट होता है जिस रिलेशन को बोलते हैं सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। भाई जिसके
पास में ज़्यादा अथॉरिटी है, जिसके पास में ज़्यादा पावर है, उस बंदे को हम लोग बोलेंगे सुपीरियर। क्या कहेंगे? सुपीरियर। और जिसके पास में कम है वो उसका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर्स के पास में ज़्यादा पावर है, तो वो कोऑर्डिनेटर्स क्या है? सुपीरियर हैं। और कोऑर्डिनेटर्स के अंडर काम कौन करते हैं? अलग अलग टीचर्स, तो वो टीचर्स क्या हैं? सबऑर्डिनेट्स हैं। तो जिसके पास में ज़्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास में कम पावर है वो सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट किसको रिपोर्ट करता है? सुपीरियर को। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम देता है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करता है। तो इसी की वजह से एक रिलेशनशिप बनती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट हुम, और इसी रिलेशन की वजह से पता चलता है कि कौन बंदा किसको रिपोर्ट करेगा। सबऑर्डिनेट जाके सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ कमांड, और इसी की वजह से एक चेन ऑफ कमांड बनती है कि कौन किसको कमांड देगा। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कमांड देगा कि आपको ये काम करना है, आपको बच्चे को ये चैप्टर पढ़ाना है, आपको बच्चे का ये टेस्ट लेना है, आपको ये वर्कशीट बनानी है, और सबऑर्डिनेट जाके सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। तो 4 प्रोसेस हो गए, 4 स्टेप्स हो गए हमारे ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर। कौन कौन से फटाफट से रिवाइज करो। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंट्स बनाना, डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा ड्यूटीज असाइन करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड फोर्थ इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये हम लोगों ने कर लिया ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग की सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल स्पेशलाइजेशन तो होगा ही। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? काम को अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डिपार्टमेंट्स हम लोग प्रोडक्ट के बेसिस पर भी बना सकते हैं। अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर बना रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। और अगर काम के बेसिस पर बना रहे हैं तो उसे कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। तो भाई मान लो हम लोगों ने काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाए, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है। अब एक बंदा प्रोडक्शन करता था, पिछले साल भी प्रोडक्शन कर रहा है, इस साल भी प्रोडक्शन कर रहा है, अगले साल भी प्रोडक्शन करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो उस काम को बेस्ट देगा। मैं पिछले साल भी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज पढ़ाती थी, इस साल भी वही पढ़ा रही हूँ, अगले 10 साल भी वही पढ़ाऊंगी, तो मैं उसके अंदर अपने आप एक स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकती हूँ कि मैं उसके अंदर अपना बेस्ट दूंगी। मेरे कम एफर्ट्स वहां पर लगेंगे, कम टाइम लगेंगे, फिर भी एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो वही है, अगर रिपीटेडली आप किसी काम को करते जाते हो, डिपार्टमेंट्स बन गए, आपको एक ही काम बार बार रिपीटेडली करना है, तो आप उस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, आप अपना बेस्ट देते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर क्लैरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि क्लियरली पता है यहाँ पर कि कौन सुपीरियर है। जिसके पास में ज्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास में कम पावर है वो क्या है? सबऑर्डिनेट है। तो वर्किंग रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है। इस बंदे को पता है कि इसको अपने सुपीरियर को जाकर रिपोर्ट करना है, ये सुपीरियर इसे कमांड देगा, इसे काम देगा। तो क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है। हर बंदे को पता है उसे किसको रिपोर्ट करना है, किससे उसे ऑर्डर्स लेने हैं, किसके ऑर्डर्स को उसे फॉलो करना है। थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का बहुत अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। हर बंदे को पता है एक तो कि उसे क्या काम करना है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है? यहाँ पर हम लोगों ने ड्यूटीज असाइन करी थी, और वो भी किसके बेसिस पर? बंदों के क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, उनके स्किल्स के बेसिस पर, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो डेफिनेटली आप रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो, क्योंकि आप उनके स्किल्स के बेसिस पर उन्हें काम दे रहे हो। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर है, एक ही बंदा रिपीटेडली वही काम बार बार करे जा रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर वेस्टेज कम होगा, एफर्ट कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। लोगों को क्लियरली पता है कि किसको क्या काम करना है, सो देयर वुड बी नो कंफ्यूजन। तो रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। फोर्थ इज अडॉप्शन टू चेंज। आसानी से आप कोई भी चेंज लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, ये ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, ये मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। अब अगर आपको एक नया डिपार्टमेंट और लेकर आना है तो आप इजीली एक नए डिपार्टमेंट को लॉन्च कर सकते हो, एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर डिपार्टमेंट्स। तो आराम से चेंज पॉसिबल है। आपके चेंज की वजह से, कुछ नया करने की वजह से बाकी डिपार्टमेंट्स इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने काम को डिवाइड कर रखा है, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। फिफ्थ इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट रहेगा भाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक, ठीक है भाई, इसका हेड कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? प्रोडक्शन मैनेजर। तो इस प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ अपना ही डिपार्टमेंट हैंडल करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है सेल्स मैनेजर, उसे अपना ही डिपार्टमेंट हैंडल करना है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है मार्केटिंग मैनेजर, उसे अपने ही डिपार्टमेंट को हैंडल करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, सारे हेड सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो इफेक्टिव होना ही है। अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एक तो स्पेशलाइजेशन है, वर्किंग रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप आसानी से कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रांग है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो धीरे धीरे एक्सपैंड होगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से ग्रो करता है, एक्सपैंड होता है। सेवेंथ इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, लोगों का डेवलपमेंट तो डेफिनेटली होगा। मैंने बताया मैं पिछले साल भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी, आज से 10 साल पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, आज भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, आगे भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी, तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेरा डेवलपमेंट होगा, मेरा पर्सोनल डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर मुझे स्पेशलाइजेशन मिलेगी। तो वही है, जब लोग रिपीटेडली एक ही काम करते जाते हैं तो उनकी ग्रोथ होती है, उस फील्ड के अंदर वो और ग्रो करते हैं, उस फील्ड के अंदर वो और रिसर्च करते हैं। तो ये हो गई हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक और फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है। दूसरा इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, आप कभी भी कोई भी चीज चेंज कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होगा, ग्रो करेगा। और लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। एनी 6 लर्न कर लेना, इनफ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग समझ में आ गया, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, जब मैनेजर सारे काम करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या काम करना है, काम को ग्रुप्स में जब डिवाइड करा जाता है, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, लोगों को उनकी ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बताए जाते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किस बंदे को किसको जाके रिपोर्ट करना है, कौन किसे कमांड देगा, कौन इसका बॉस है। तो जब ये सारा काम होता है तो इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है यार, कि किसको क्या काम करना है, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास में ज्यादा पावर है, कौन किससे रिपोर्ट करेगा, कैसे इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। बहुत सारी जॉब पोजीशंस है, अलग अलग जॉब पोजीशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सब लोगों के पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना अपना ऑब्लिगेशन है कि उन्हें ये काम, ये टास्क करना है। एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स, हर बंदे के पास में अपनी एक अलग पावर है, अपनी एक अलग अथॉरिटी है। अगर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए आपके पास में थोड़ी बहुत पावर भी होनी चाहिए, ताकि आप अपने लेवल पर डिसीजंस ले सको। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या समझे, नेटवर्क है जॉब पोजीशंस का, बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं, हर बंदे को पता होता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे क्या काम करना है, उसके पास में कितनी पावर है, वो किसे कमांड दे सकता है, किससे काम करवा सकता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क के अंदर ही मैनेजर्स अपने सारे काम करते हैं। जितने भी ऑपरेशनल टास्क हैं, जितना भी रूटीन डे टू डे वर्क है, वो पूरा का पूरा काम इस फ्रेमवर्क के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टेल्स हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सुपीरियर है, इस सुपीरियर के अंडर 4 बंदे काम कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स वर्क करेंगे। इट टेल्स हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स, कितने सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली कंट्रोल किए जा सकते हैं एक सुपीरियर द्वारा। इट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और यही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पूरे को क्या देता है, एक शेप देता है, एक बताता है कि भाई एक मैनेजर के अंडर कितने वर्कर्स काम करेंगे, एक मैनेजर कितने वर्कर्स को, कितने एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स इन स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ताकि जो बिजनेस है वो स्मूथली चल सके, स्मूथली रन हो सके, एंड बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो सके। स्मूथली एक ऑर्गेनाइजेशन चले, सबको पता
हो कि किसे क्या काम करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन किसे जाके रिपोर्ट करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलेगा। इंफॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत बेटर वे में हो पाएगा कि भाई मैनेजर इसे नीचे वाले को टास्क देगा, नीचे वाला उससे नीचे वाले को टास्क देगा, तो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो भी कम्युनिकेशन का जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, बेटर फ्लो होगा कम्युनिकेशन का। इट मेक्स ईजी टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। सबके पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगर कोई काम नहीं हुआ तो आप चेक कर सकते हो कि किसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली सबको पता है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कौन सा टास्क करना है। इट गिव्स क्लियर आइडिया अबाउट वर्किंग स्टाइल ऑफ द एंटरप्राइज। क्लियरली पता चलता है यार एंटरप्राइज जो भी हमारा बिजनेस है उसका क्या वर्किंग स्टाइल है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, किसे किसको रिपोर्ट करना है। इट हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहेगा जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके बीच में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि सारी चीजें पहले से डिसाइडेड हैं, सब कुछ क्लियरली पता है, सारा का सारा हमें क्लियरली पता है कि किसे कौन सी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, कौन जाके किसे रिपोर्ट करेगा, कौन बंदा कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है, तो सब कुछ जब क्लियरली पता होता है तो एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहता है। इट डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसी से हमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है कि एक मैनेजर के अंडर कितने बंदे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है। इन सब का पता भी हमें किससे चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। भाई सबसे ज्यादा पावर है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, उससे कम पावर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उससे भी कम पावर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो अगर पता लगाना है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है तो वो भी हमें पता किससे चलता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से, क्योंकि जिसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है, ज्यादा पावर है वो ऊपर है, जिसके पास में कम पावर है वो उसका क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो ये क्या हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। अब अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 टाइप्स हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं समझा देती हूँ एक बार, ऐसे ही पहले ही मैंने बताया आपको। जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, जब हम काम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस के बेसिस पर, काम के बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने डिवाइड कर दिया परचेज से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन से डिपार्टमेंट में गया, परचेज डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन से डिपार्टमेंट में गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी काम है कौन से डिपार्टमेंट में गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो गया सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं फंक्शंस के बेसिस पर, काम के बेसिस पर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहीं जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं काम के बेसिस पर नहीं, जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, प्रोडक्ट के बेसिस पर। ऐसा जनरली जब होता है जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर, वही कंपनी मेडिसिन के अंदर भी डील कर रही है, वही कंपनी कपड़ों के अंदर भी डील कर रही है, टेक्सटाइल्स के अंदर भी डील कर रही है, और वही कंपनी ग्रोसरी आइटम्स के अंदर भी डील कर रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स बनाए प्रोडक्ट के बेसिस पर कि भाई कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, ग्रोसरी डिपार्टमेंट। इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। समझ में आई गया होगा, काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं। तो व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और द जॉब, जब हम एक्टिविटीज और जॉब्स को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, किसके बेसिस पर, फंक्शंस के बेसिस पर, काम के बेसिस पर, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी जॉब्स हैं सेल्स से रिलेटेड वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। जितनी भी चीजें हैं परचेज करने से रिलेटेड, कुछ भी परचेज करना है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल भी परचेज करना है, मशीनरी भी परचेज करनी है, टूल्स भी परचेज करने हैं, सारा काम किसके अंदर गया, परचेज डिपार्टमेंट के अंदर। जितना भी काम है मार्केटिंग से रिलेटेड, अब आप अपने प्रोडक्ट की कैसे भी मार्केटिंग करो, आप न्यूज़पेपर में ऐड दो, आप टीवी में ऐड दो, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करो, आप डोर टू डोर जाके सेल करो, आप लोगों को कैशबैक दो, कैसे भी मार्केटिंग करो अपने प्रोडक्ट की, वो सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब हम काम को डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर। नाम से ही समझ में आ रहा है किसके बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, उसे बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडवांटेजेस क्या है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगा। भाई बंदा पहले भी परचेजेस करता था, अभी भी परचेजेस करता है, आने वाले 10 साल तक अगर परचेजेस ही करेगा तो क्या स्पेशलाइज्ड नहीं हो जाएगा इस काम में। उसे पता होगा रॉ मटेरियल कहां पर सस्ता मिलेगा, कहां पर रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा, क्योंकि वो बहुत पहले से भी यही काम करता था, आज भी यही काम कर रहा है। तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इस काम के अंदर, वो इस काम के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा कि वो किसी भी काम को कम टाइम के अंदर करेगा, कम टाइम के अंदर करेगा।
उसका एफर्ट कम लगेगा, प्लस वो काम को ऐसे करेगा कि काम को करने की भी कॉस्ट कम आए। मैं पहले भी इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी 10 साल से, आज भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मेरा एफर्ट कम लगेगा, मैं आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे सकती हूँ। तो वही है, मैं क्या हो गई इसके अंदर, स्पेशलाइज्ड हो गई। तो स्पेशलाइजेशन के फायदे हैं, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। भाई परचेज का सारा जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होगा, परचेज डिपार्टमेंट के हाथ में। किसके हाथ में, परचेज मैनेजर के हाथ में। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा का सारा कंट्रोल किसके हाथ में, प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में। मार्केटिंग से रिलेटेड सारा कंट्रोल किसके हाथ में, मार्केटिंग मैनेजर के हाथ में। सेल्स से रिलेटेड सेल्स मैनेजर के हाथ में। तो भाई उन्हें अपने अपने डिपार्टमेंट्स को ही हैंडल करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल नहीं करना। तो कहीं ना कहीं बेटर कंट्रोल होगा और एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब स्पेशलाइजेशन है, कंट्रोल अच्छा है, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। मैनेजर को इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर को पता है, जो टॉप लेवल मैनेजर है, कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, तो मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डे टू डे एक्टिविटीज अच्छे से कर सकते हैं। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। बार बार काम नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता कि भाई राम भी रॉ मटेरियल परचेज करके ले आया और शाम भी रॉ मटेरियल परचेज करके ले आया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पता है भाई परचेज से रिलेटेड काम इस बंदे को करना है, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम इस बंदे को करना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं है। ईजी और इफेक्टिव ट्रेनिंग, भाई ट्रेनिंग तो इफेक्टिव होगी। किसी बंदे को सिर्फ परचेज से रिलेटेड काम सिखाना है तो ऐसा नहीं है कि उसे बहुत सारा काम सिखाना है, उसे सिर्फ परचेज की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे सिर्फ प्रोडक्शन की ही ट्रेनिंग दी जाएगी, उसे सिर्फ मार्केटिंग की ही ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसे एक ही काम में अपनी स्किल्स इंक्रीज करनी है, उसे एक ही काम की ट्रेनिंग लेनी है, एक ही काम में परफेक्शन हासिल करना है, तो ईजी हो रहेगी उसकी ट्रेनिंग, इफेक्टिव रहेगी उसकी ट्रेनिंग। ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, हर फंक्शन को अपना अपना अटेंशन मिल रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन का सारा काम देख लेगा, परचेज मैनेजर परचेज का सारा काम देख लेगा, सेल्स मैनेजर सेल्स का सारा काम देख लेगा। तो हर मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट को देख लेता है, हर डिपार्टमेंट को, हर फंक्शन को एक अच्छा खासा अटेंशन मिल रहा है, ड्यू अटेंशन मिल रहा है। ये क्या है, एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपने ही बारे में सोचता है, अपना ही बेनिफिट सोचता है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, हमें तो सेल्स को मैक्सिमम रखना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, भाई फाइनेंस ज्यादा आना चाहिए, कंपनी के अंदर पैसा ज्यादा आना चाहिए। परचेज डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, भाई रॉ मटेरियल सस्ते के अंदर ले आते हैं। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या सोचेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो हर डिपार्टमेंट अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसे लोग भूल जाते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सब लोग अपने ही फायदे, अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कई बार कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डिपार्टमेंट्स के आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कोई डिपार्टमेंट मतलब हर डिपार्टमेंट अपने आप को प्रायोरिटी देता है, दूसरे डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस नहीं देते, दूसरे डिपार्टमेंट के काम को नहीं समझा जाता। परचेज डिपार्टमेंट हमेशा अपने बारे में ही सोचेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, प्रोडक्शन वाला सेल्स के बारे में नहीं सोचेगा। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। देखो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च करना है, तो सारे डिपार्टमेंट्स इफेक्ट होंगे। परचेज डिपार्टमेंट भी इफेक्ट होगा, प्रोडक्शन भी इफेक्ट होगा, मार्केटिंग भी इफेक्ट होगा, सेल्स भी इफेक्ट होगा। कैसे, मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमारे पास में कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है, टेक्सटाइल्स है, ग्रोसरी है, मान लो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और काम के बेसिस पर हम लोगों ने डिवीजन कर रहा है। नया प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना है, मान लो मोबाइल फोन्स लॉन्च करने हैं, हमें मोबाइल फोन्स भी निकालने हैं। अब मोबाइल फोन के परचेज से रिलेटेड काम सारा किसके अंदर जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट के पास में। उसका प्रोडक्शन से रिलेटेड काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास में, उसकी मार्केटिंग से रिलेटेड काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास में, उसकी सेल्स से रिलेटेड काम सेल्स डिपार्टमेंट के पास में। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इफेक्ट होंगे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर काम के बेसिस पर डिवीजन करा है, प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन नहीं करा। प्रोडक्ट के बेसिस पर डिवीजन करा तो कभी भी मोबाइल एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते और अलग डिपार्टमेंट बन जाता मोबाइल फोन रिलेटेड डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर सारे ही डिपार्टमेंट्स इफेक्ट होंगे, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया, सब अपने अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के काम को प्रायोरिटी नहीं देते। यहाँ पर मैं एक आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई मुझे मेरी सेल्स इंक्रीज करनी है और सेल्स मेरी तब इंक्रीज होंगी जब हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे देंगे 10% का, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का मकसद क्या है, सेल्स इंक्रीज करना।
अब यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट इससे नाराज हो जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है भाई मैं तो डिस्काउंट नहीं देने दूं, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो हमारा जो रेवेन्यू है, हमारी जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है या लड़ाइयाँ रहती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, आप किसे अकाउंटेबल, किसे जिम्मेदार ठहराओगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मैनेजर ने बोला था कि हमें 1000 यूनिट सेल करनी है। मैनेजर ने क्या बोला था कि हमें 1000 यूनिट सेल करनी है और 800 यूनिट्स ही सेल हो पाई। ठीक है, मैनेजर ने बोला था इतनी सेल करनी है, इतनी ही सेल हो पाई। तो सबसे पहले मैनेजर गया सेल्स डिपार्टमेंट के पास में कि भाई तुमने 200 यूनिट्स कम बेची। सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन ही कम करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन ही कम करा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई प्रोडक्शन कम इसलिए हुआ क्योंकि रॉ मटेरियल सही नहीं आया था, जो परचेज डिपार्टमेंट था वो रॉ मटेरियल कम लेकर आया था। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई हम रॉ मटेरियल कम इसलिए लेकर आए क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें अच्छा खासा फाइनेंस, अच्छा खासा पैसा नहीं दिया था, मनी नहीं दिया था। तो भाई 200 यूनिट्स कम बनी, इसके लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। सेल्स वाले के पास गए, सेल्स वाला बोला प्रोडक्शन वाले ने कम बनाया, प्रोडक्शन वाला बोला कि परचेज वाला रॉ मटेरियल हमें कम ला के दिया, परचेज वाला बोल रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें पैसा ही नहीं दिया। तो यहाँ पर आप किससे जिम्मेदार ठहराओगे, जिम्मेदारी आप ठहरा ही नहीं सकते। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। तो समझ में आ गया, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। बात करते हैं सूटेबिलिटी की। तो सूटेबिलिटी क्या है, जब हमने काम को फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड करा तब ये सूटेबल है। कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ये तभी सूटेबल है जब हम वर्क को डिवाइड कर रहे हैं एज पर फंक्शंस, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम, परचेज से रिलेटेड काम, सेल्स से रिलेटेड काम। तो जब आप फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो तो ये परफेक्ट है। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, जब हर फंक्शन के अंदर परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, हर फंक्शन के अंदर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, तब ये बेस्ट है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर नेचर ऑफ जॉब, जब आप सेम तरह की जॉब्स को एक ग्रुप के अंदर डाल रहे हो तब ये बेस्ट तरीका है। सेम तरह की जॉब मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी जॉब कौन से डिपार्टमेंट में गई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स से रिलेटेड सारी जॉब्स कौन से डिपार्टमेंट में गई, सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जॉब्स कौन से डिपार्टमेंट में गई, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। तो जब आप सिमिलर नेचर की जॉब्स को ग्रुप्स के अंदर डाल रहे हो, सेम ग्रुप में डाल रहे हो, तब ये सूटेबल है। वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जब आपकी कंपनी से किसी एक ही तरह के प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही है तब ये बेस्ट है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है, अगर आपकी कंपनी मोर देन वन प्रोडक्ट में डील कर रही है, तब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करोगे। तब आप कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इट इज सूटेबल व्हेन कंपनी इज डीलिंग इन ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब सेकंड आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब समझ में आ गया होगा, डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट are grouped under one department, then it is called divisional structure. When organization is large in size, जब organization large in size है, organization बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कंपनी है, and is producing more than one type of product, और वो एक टाइप के प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, तब वहां पर वो डिपार्टमेंट्स बनाती है काम के बेसिस पर नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पर, कि एक प्रोडक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो एक प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में गई। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, टेक्सटाइल के बिजनेस के अंदर परचेज भी करते हैं, फैब्रिक खरीदना पड़ता है, प्रोडक्शन भी होता है, उस प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग करनी होती है, उस प्रोडक्ट की भी सेल्स करनी पड़ती है। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन से डिपार्टमेंट में गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर। सेम ऐसे ही ग्रोसरी की अगर हम बात करें तो ग्रोसरी भी हमें परचेज करनी पड़ती है, ग्रोसरी की भी पैकेजिंग होती है, ग्रोसरी को भी सेल करा जाता है। तो ग्रोसरी से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन से डिपार्टमेंट में गए, ग्रोसरी डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग हमारे डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। काम के बेसिस पर हम लोग डिपार्टमेंट्स नहीं बना रहे, यहाँ पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बना रहे हैं। इसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब भाई ये बंदा है, ये बंदे हैं, इन्हें सिर्फ टेक्सटाइल्स का बिजनेस ही देखना है, तो ये अपने प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, इन्हें टेक्सटाइल के बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिलता है। फास्ट डिसीजन मेकिंग है भाई, टेक्सटाइल से रिलेटेड सारा का सारा काम, चाहे टेक्सटाइल्स के बिजनेस से रिलेटेड परचेज का काम हो, चाहे प्रोडक्शन का काम हो, चाहे मार्केटिंग का काम हो, चाहे सेल्स का काम हो, सारा किसके अंदर आएगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। इन्हें किसी और डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका डिसीजन किसी और डिपार्टमेंट पर बेस्ड नहीं है, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो मेडिसिन के प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो, चाहे मेडिसिन के परचेज से रिलेटेड काम हो, चाहे मेडिसिन के सेल्स से रिलेटेड काम हो, चाहे पैकेजिंग से रिलेटेड काम
काम हो, सारा का सारा काम कौन देखेगा, मेडिसिन डिपार्टमेंट देखेगा। तो यहाँ पर इससे किसी और से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिसीजंस इसके फास्ट रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, फॉर एग्जांपल सेल्स कम हुई, और किसकी सेल्स कम हुई, ग्रोसरी की सेल कम हुई, तो हम डायरेक्ट जाके कौन से डिपार्टमेंट के पास में जाएंगे, ग्रोसरी डिपार्टमेंट के पास में जाएंगे और ग्रोसरी डिपार्टमेंट से जवाब मांगेंगे कि भाई आपकी सेल्स कम क्यों रही, ये टेक्सटाइल्स या मेडिसिन को ब्लेम नहीं कर सकता। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, जिम्मेदारी हम लोग यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी हम कोई भी नया प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल का बिजनेस है, ग्रोसरी का डिपार्टमेंट है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, हमें एक मोबाइल फोन्स का डिपार्टमेंट और लेकर आना है, ठीक है भाई मोबाइल फोन्स का डिपार्टमेंट लॉन्च कर दो, क्योंकि उसका प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स खुद उस डिपार्टमेंट के अंडर रहेगा, इससे बाकी हमारे डिपार्टमेंट्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज इज पॉसिबल हेयर, कभी भी आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, एक्सपैंड होगा। ये क्या है इसके एडवांटेजेस। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि यहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का बिजनेस है, और ये मेडिसिन का बिजनेस है। सबको अपनी अपनी परचेजेस करनी है, सबको अपना अपना प्रोडक्शन करना है, सबको अपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करवाना है, सबको अपना अपना प्रोडक्ट सेल करना है। तो भाई यहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, सबको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। डीमेरिट ये भी है कि सब लोग अपने ही प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इग्नोर कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई हमारे पे कम पैसा लगाया गया है, मोबाइल फोन डिपार्टमेंट बोलता है हमारे पर कम पैसा लगाया गया है, हमें फाइनेंस कम मिल रहा है, मोबाइल फोन कहता है हमें फाइनेंस कम मिल रहा है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट कहता है हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कम हो रहा है। तो यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के काम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा जाता। कॉस्ट ज्यादा आती है, डेफिनेटली मैंने बता ही दिया, यहाँ पर रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना एडवर्टाइजमेंट का पैसा मांगता है, हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रोडक्शन, परचेजेस से रिलेटेड पैसा मांगता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा आएगी। सूटेबल कब है ये, सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर काम से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, जहां पर प्रोडक्शन से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन चाहिए, कि टेक्सटाइल वाले बंदे टेक्सटाइल के काम में स्पेशलाइज्ड हैं, ग्रोसरी वाले बंदे ग्रोसरी के काम में स्पेशलाइज्ड हैं, मोबाइल फोन वाले बंदे मोबाइल फोन के काम में स्पेशलाइज्ड हैं। तो जब प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइजेशन चाहिए तब ये सूटेबल है। ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी कंपनीज जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है, जैसे टेक्सटाइल का काम था, ग्रोसरी का था, मोबाइल फोन का था, फटाफट से मेडिसिन भी लेकर आ गए, इसी बिजनेस के अंदर जब मन करेगा तब ऑटोमोबाइल्स भी लेकर आ जाएंगे। तो ऐसी कंपनीज जो ग्रोइंग कंपनीज है, कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं, उनके लिए सूटेबल है, क्योंकि आप कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर डिपार्टमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशंस विच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड, जब सारे डिवीजन, सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, टेक्सटाइल वाला अपना सारा काम देख लेता है, अपना सारा परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड सारा देख लेता है, ग्रोसरी वाला भी अपना सारा काम इंडिपेंडेंटली देख लेता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर सारे डिपार्टमेंट सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, वहां पर ये सूटेबल है, आप आराम से डिविजनल स्ट्रक्चर अपना सकते हो। अब बात करते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का पूरा प्रोसेस, इसके अंदर 4 स्टेप्स थे, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। देन हम लोगों ने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ऑर्गेनाइजिंग क्यों करते हैं। देन बात करी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। डिविजनल स्ट्रक्चर, जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सूटेबिलिटी, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। पहले समझ लो, देन बुकिश लैंग्वेज पर आएंगे। देखो जब मैनेजर
ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करना है कि करता है कि क्या काम करना है, काम को डिवाइड करता है ग्रुप्स के अंदर, डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, लोगों को उनकी ड्यूटीज दी जाती है, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करते हैं कि कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा। तो ये जब सारा का सारा काम होता है तो इसकी वजह से अपने आप ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर क्यों क्रिएट होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिकली काम हो सके, ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, इसलिए ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इंटेंशनली मैनेजर इस स्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आती है। व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैरी कर रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, लोगों को उनका काम देना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करना, देन एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, तब इसी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। क्यों बनाया जाता है ये स्ट्रक्चर, ताकि सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या समझे, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैरी ऑन करता है तब एक अपने आप ही एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। मैनेजर इंटेंशनली स्ट्रक्चर को तैयार करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके, ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ में आती हैं बातें। ठीक है भाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, सबको पता है उन्हें क्या काम करना है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसे जाके किसको रिपोर्ट करना है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वर्कर्स काम करते हैं, जब वर्कर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, आपस में गॉसिप करना स्टार्ट होती है, आपस में लंच करते हैं, तब अपने आप ही एक फ्रेंडशिप डेवलप होती है। ठीक है, तब अपने आप ही एक फ्रेंडली ग्रुप डेवलप होने लगता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझे, जब इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स आपस में मिलते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में लंच करते हैं, गॉसिप करते हैं, तो अपने आप ही एक फ्रेंडली ग्रुप क्रिएट हो जाता है, और इस फ्रेंडली ग्रुप को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैनेजर क्रिएट नहीं कर रहा, ये अपने आप क्रिएट हो रहा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर क्रिएट करता है इंटेंशनली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिकली काम हो सके, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही बन जाता है बातचीत से। ये इसलिए बनता है ताकि लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो सके, वो आए एक दूसरे से बातें करें, थोड़ी सी गॉसिप करें, तो एक होता है ना मन को अच्छा लगता है, एक फ्रेंडली फीलिंग आती है, काम पे जाने का मन करता है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोई किसी से बात ही नहीं करता, वहां पर लोगों का जाने का मन भी नहीं करेगा, स्टाफ को वहां अच्छा नहीं लगेगा, स्टाफ वहां पर ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकता। बट जब आपस में बातचीत होती है, गेम्स खेलते हैं, साथ में खाना खाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वहां पर लंबे टाइम तक एम्प्लॉइज टिकते हैं, एम्प्लॉइज को एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग डेवलप होती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। इसके क्या फीचर्स हैं, इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली, ये इंटेंशनली बनता है। कौन बनाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, तो ये इंटेंशनली बनता है। इसका पर्पस क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये इसलिए बनता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब, इसके अंदर हर बंदे के पास में उसकी स्पेसिफिक जॉब होती है, और इस जॉब के बारे में किसके अंदर लिखा हुआ होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि उसे क्या काम करना है। तो हर बंदे को अलग अलग जॉब असाइन करी जाती है। हर बंदे के पास में कुछ अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी यानी पावर होती है। भाई काम करना है तो काम करने के लिए थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए ना, ताकि हम अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें। तो हर बंदे के पास में कुछ फिक्स्ड अथॉरिटी होती है। इट क्रिएट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस, यहीं पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस बनते हैं। जिसके पास में ज्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जिसके पास में कम पावर है वो उसके अंडर काम करेगा, वो सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर ऑर्डर देगा, कमांड देगा, सबऑर्डिनेट उसे फॉलो करेगा। सबऑर्डिनेट जाके किसको रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर को। और यहीं पर स्कालर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होती है, एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन बनती है। ये ए है, ये बी सी है, ये डी ई है। ए बी को इन्फॉर्मेशन देगा, बी डी को इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरह से एक फ्लो के अंदर इन्फॉर्मेशन जाती है। कम्युनिकेशन के लिए एक फिक्स्ड लाइन बनती है, फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होती है। इधर उधर इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन चले गई, रूमर्स फैल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स्ड चेन ऑफ कम्युनिकेशन बनती है, स्कालर चेन। तो समझ में आया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फीचर्स क्या है।
एडवांटेजेस क्या है? सिस्टमैटिकली काम होगा, स्मूथ फंक्शनिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि सबको पता है किसे क्या काम करना है, किसे जाके किसको रिपोर्ट करना है। इसकी हेल्प से ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सकता है। अगर सबको पता है कि किसे क्या काम करना है, किसे जाके किसको रिपोर्ट करना है, क्लियरली डिफाइंड करा है कि किस पर्सन को कौन सा काम करना है, तो डेफिनेटली ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगी, डेफिनेटली डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, बंदा वही काम करेगा जो काम उसे असाइन किया गया है। बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है यार, सब कुछ पहले से डिसाइड है कि किस पर्सन को कौन सा काम करना है, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन जो डॉक्यूमेंट दिया है उसमें लिखा है आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, आपके पास में कितनी पावर है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जाके किसको रिपोर्ट करोगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। एक चेन ऑफ कमांड बन जाती है, ए बी सी डी, ए के पास में सबसे ज्यादा पावर, उससे कम पावर बी के पास में, उससे भी कम सी के पास में, उससे भी कम डी के पास में, तो ए कमांड किसको देगा? बी को, बी कमांड किसको देगा? सी को, सी कमांड किसको देगा? डी को। कमांड मतलब ऑर्डर, तो एक चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड बन जाती है। काम पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जो इंटेंशनली कौन बना रहा है? मैनेजर बना रहा है, और बना ही क्यों रहा है? फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। तो यहाँ पर मेन फोकस काम पर होगा। अब यहाँ पर इनफॉर्मल कुछ नहीं है, कोई फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है, बस जाना है, काम करना है, काम करके वापस आ जाना है। डिले इन एक्शन होगा यार, आपको एक लाइन फॉलो करनी पड़ेगी कुछ भी पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब एच को कोई बात पहुंचानी है ए तक, तो एच एफ के पास में जाएगा, फिर एफ से बात डी के पास में जाएगी, डी से बात बी के पास में जाएगी, बी से बात ए के पास में जाएगी। तो इतना टाइम तो इंफॉर्मेशन के फ्लो के अंदर ही लग जाएगा। तो जब इंफॉर्मेशन के फ्लो में इतना टाइम लग रहा है तो आप एक्शन कब लोगे, काम कब करोगे? तो डिले इन एक्शन होता है, काम के अंदर देरी हो जाती है। सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज को तो आप इग्नोर कर देते हो, आप एम्प्लॉइज की सोशल नीड्स तो देख ही नहीं रहे कि भाई एम्प्लॉइज को भी आकर एक दूसरे से बात करना जरूरी है। एक सोशल नीड्स होती हैं यार कि आप आपस में बात करो, आपस में गॉसिप करो, आपस में खाना खाओ, आपस में एंजॉय करो। ऐसी वर्क प्लेस पर आप जाना पसंद करते हो जहां पर आपके फ्रेंड्स हैं, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपके फ्रेंड्स नहीं है, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करता, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या होता है? इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, सिर्फ काम पर फोकस किया जाता है। ये नहीं देख रहे कि कोई एम्प्लॉय कितना ऑनेस्ट है, किस एम्प्लॉय के पास में कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, ये सब चीजें तो आप इग्नोर कर रहे हो, आप सिर्फ काम पर फोकस कर रहे हो, एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली। वहीं सेकंड कौन सा है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अभी पढ़ा, जो कौन बनाता है? मैनेजर बनाता है इंटेंशनली। इंडिविजुअल्स आर असाइंड वेरियस जॉब पोजीशन, हर बंदे को अपनी अपने जॉब पोजीशन दे देते हैं, हर बंदे को अपना अपना काम दे देते हैं। वाइल वर्किंग एट दीज जॉब पोजीशंस, इन जॉब पोजीशंस पर काम करते टाइम पर द इंडिविजुअल्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी की वजह से कैसे ग्रुप्स बनते हैं? कुछ सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स बनते हैं, और इसी नेटवर्क को, इसी फ्रेंडली और सोशल ग्रुप्स के नेटवर्क को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या समझे? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जब इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं तो काम करते टाइम पर वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी की वजह से कुछ फ्रेंडली ग्रुप्स बन जाते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर, और यही सोशल और फ्रेंडली ग्रुप्स का जो नेटवर्क है, इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर का और जन्म होता है, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। फीचर्स क्या है? ऑटोमेटिकली बन गया। क्या इसको मैनेजर ने बनाया? नहीं, विदाउट एनी एफर्ट्स ऑफ मैनेजर, मैनेजर का इसमें कोई एफर्ट नहीं था, ये ऑटोमेटिकली अपने आप बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज फॉर गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ये एम्प्लॉइज खुद ही बना लेते हैं एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, आपस के अंदर बातचीत करने के लिए, उन्हें एक सेटिस्फैक्शन मिले, अपना सुख दुख वो शेयर करें, इसलिए वो ये बनाते हैं। इट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर कोई फिक्स लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती। ए बी सी डी ई एफ जी, अब मान लो ए और एफ के अंदर अच्छे खासे फ्रेंडली रिलेशंस है, इनका एक सोशल ग्रुप बना हुआ है, अच्छा खासा फ्रेंडली रिलेशन है, तो एफ कभी भी अपनी बात जाके फ्रीली ए से कह सकता है, इवन वो ए को व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकता है, फोन पर भी बात कर सकता है। तो यहाँ पर कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है कि भाई ए पहले डी को बोलेगा, डी बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। तो अथॉरिटी मतलब पावर की कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, कोई फिक्स्ड चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं
नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ऐसे एफ से डी, डी से बी, बी से ए के पास में जाएगी। एफ डायरेक्टली अपनी बात ए को बोलेगा खुल के बिंदास। अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। अब मान लो कोई र्यूमर उड़ गया, कोई भी अफवाह उड़ गई, ठीक है भाई, कहाँ से उड़ी है इसका तो पता किसी को चल ही नहीं सकता। मान लो डी ने कोई अफवाह उड़ाई, अब कोई पता ही नहीं लगा सकता भाई वो र्यूमर जो है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ से आई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी किसी से भी इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक सोशल और एक फ्रेंडली ग्रुप है। इसकी एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। ये बना था, यहाँ पर काम कर रहे थे वर्कर्स, तभी तो ये वाला जन्मा, तभी तो इसका जन्म हुआ। तो जो इसकी एग्जिस्टेंस है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी। एफ कभी भी जाके अपनी बात ए से कह सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक फ्रेंडली जोन के अंदर ये आ चुके हैं। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसा होगा? फास्ट कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, सोशल नीड्स पूरी होती हैं, आते हैं अपने सुख दुख शेयर करते हैं, आपस में बात करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, इंजॉयमेंट होता है। तो काम कर रहे हैं वो इंजॉय करते के साथ साथ में, तो सोशल नीड्स पूरी हो रही हैं, करेक्ट फीडबैक मिलता है, लोग बिना डरे अपना फीडबैक देते हैं। ए पूछेगा किसी पॉलिसी के बारे में, भाई पॉलिसी के बारे में बताओ, अपना एक ट्रू फीडबैक दो। तो यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी अपना ट्रू फीडबैक नहीं देंगे अगर सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपस में एक डर लगेगा, एक फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। फ्रेंडली रिलेशन है, कोई भी खुल के अपना फीडबैक दे सकता है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, रूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, आपस में इतनी फ्रेंडशिप बढ़ गई है कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन पास होती है 70% से जितनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होती है? रूमर्स होती है, अफवाह उड़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अफवाह बहुत जल्दी उड़ती है, कोई भी किसी के बारे में कुछ भी गॉसिप करता रहता है, सिस्टमैटिक काम ही नहीं होता। फिर एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो गया, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होती। कई बार इन्हीं रूमर्स सिस्टमैटिक वर्किंग ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर हम काम पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअली ज़्यादा सोचा जाता है, काम के बारे में कम सोचा जाता है। तो ये मैंने समझा दिया आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बताया ना इस चैप्टर के अंदर सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ऐसा नहीं बता सकती कि आपको एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बोलूँगी यहीं से क्वेश्चन आएगा, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बनता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन बनता है। अभी डेलीगेशन पढ़ेंगे, डेलीगेशन से भी क्वेश्चन पड़ेगा, आगे डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन से भी क्वेश्चन बनेगा। तो सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी है मुझे पता है, बट ठीक है यार, एक वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है काफी डिटेल के अंदर, दैट मैटर्स। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ते हैं। डेलीगेशन क्या होता है भाई? ये मैनेजर है, ये इसके अंडर काम कर रहा है, तो ये इसका क्या है? सबऑर्डिनेट है। मैनेजर ने अपना कुछ काम सबऑर्डिनेट को दे दिया। भाई एक मैनेजर सारे काम थोड़ी ना अकेला कर सकता है, तो मैनेजर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, उसके अंडर जो बंदा काम कर रहा था उसे काम दे दिया। अब काम दिया है यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कुछ पावर भी देनी पड़ेगी। काम करने के लिए थोड़ी बहुत सामने वाले बंदे को पावर भी देनी पड़ती है कि भाई वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। उसके ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, जवाबदेही। अगर काम नहीं हुआ तो इसके सर पर एक डंडा है, हम इससे पूछेंगे भाई काम क्यों नहीं हुआ। तो जब मैनेजर अपना काम अपने नीचे वाले को सौंपता है, अपनी पावर को ट्रांसफर करता है, कोई भी जरूरी नहीं है मैनेजर करे, मान लो ये सुपीरियर है, सुपीरियर मतलब वो बंदा जिसके पास में ज्यादा पावर है, ये इसके अंडर काम कर रहा है, इसके पास में कम पावर है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट है। तो जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है, उसे थोड़ी सी पावर देता है ताकि वो अपने लेवल पर काम कर सके, क्योंकि सारा काम अकेला सुपीरियर नहीं कर सकता, उस चीज को बोला जाता है डेलीगेशन। जब टीचर क्लास के अंदर नहीं होता तो वो मॉनिटर को बोल के जाता है ना, यार क्लास संभालना, बच्चों के नाम लिख कर रख लेना जो बातें करें। तो यहाँ पर टीचर थोड़ी सी पावर किसको दे रहा है? मॉनिटर को दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके सर के ऊपर बर्डन ज्यादा है। तो इसी ट्रांसफर ऑफ पावर को बोला जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर। यहाँ पर डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रहा है किसका? ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर अपनी अथॉरिटी मतलब क्या होता है? पावर, उसे ट्रांसफर करता है, डाउनवर्ड ट्रांसफर हो रहा है, सुपीरियर अपनी थोड़ी सी पावर सबऑर्डिनेट को देता है, उसे बोला जाता है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे काम कर रहा है उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, आपको ये काम करना है, मैंने बोला इस प्रोजेक्ट पे आपको वर्क करना है, आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो, ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब काम दिया है तो काम के साथ में अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी,
पड़ेगी, पावर भी देनी पड़ेगी ताकि ये बंदा अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस ले सके। एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, और अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करना। देखो सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को क्या दी, एक तो दी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये काम करना है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए क्या दी, थोड़ी सी पावर दी, उस पावर को हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी। और फिर क्या क्रिएट करी, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि काम को नहीं होगा तो ये बंदा जवाब देगा। जवाबदेही होती है ना कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई तो क्यों गड़बड़ हो गई, तो वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना एम्प्लॉइज पर हु आर गिवन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उन पर वो अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवर बर्डन ऑन मैनेजर्स। डेफिनेटली अगर मैनेजर अपने काम को डेलीगेट नहीं करेंगे, अपने सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी नहीं देंगे, उन पर अकाउंटेबिलिटी नहीं डालेंगे, तो डेफिनेटली मैनेजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होगा, सारा काम मैनेजर्स को ही करना पड़ेगा। रूटीन वर्क भी अगर मैनेजर करेगा, सोचो तो फिर मैनेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, की एरियाज है, वहां पर तो फोकस ही नहीं कर सकता। मैनेजर प्लानिंग करने पर, पॉलिसी बनाने पर तो फोकस ही नहीं कर सकता अगर मैनेजर भी रूटीन वर्क करने लग जाएगा। तो डेलीगेशन समझ में आया क्या होता है, जब सुपीरियर अपनी थोड़ी सी पावर सबऑर्डिनेट को दे, पावर के साथ साथ में यहाँ पर क्या दे रहा है, पावर यानी अथॉरिटी भी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है कि तुम्हें यह काम करना है, और अकाउंटेबिलिटी भी दे रहा है। अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है कि अगर ये काम नहीं होगा तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन। समझ में आया। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैंने बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली काम करे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिकली काम हो, इसके लिए डेलीगेशन का होना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली बहुत जरूरी है। मैनेजर अकेला सारा काम नहीं कर सकता। But delegation does not mean accountability is absolute. It can never be passed or delegated. But delegation का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा का पूरी accountability अपने subordinate पर ट्रांसफर कर दो। For example, मैं कहती हूँ टॉप लेवल मैनेजर ने बोला था कि इस साल हमें 1000 यूनिट्स की सेल करनी है, ठीक है, इस मंथ हमें 1000 यूनिट सेल करनी है, ठीक है भाई। अब ये काम टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किसे दिया, सेल्स मैनेजर को दिया। किसे दिया, सेल्स मैनेजर को दिया। क्या समझे, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला कि हमें इस महीने 1000 यूनिट सेल करनी है, और उसने ये काम किसे दिया, सेल्स मैनेजर को। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी काम डेलीगेट कर दिया। किसको डेलीगेट कर दिया, सेल्स मैनेजर को। ठीक है भाई, सेल्स मैनेजर ने बोला 1000 यूनिट्स बनानी है तो मैं 5 बंदे लेता हूँ। कितने बंदे लेता हूँ, 5 बंदे लेता हूँ। 1 2 3 4 5, हर बंदे से मैं 200 यूनिट्स बनवा लेता हूँ। ये बंदा 200 यूनिट्स बनाएगा, ये बंदा 200, ये बंदा 200, ये बंदा 200, ये बंदा 200। हर बंदा 200 यूनिट्स बनाएगा तो 1000 यूनिट्स बन जाएगी। बट क्या हुआ, एट द एंड ऑफ मंथ 800 यूनिट्स ही बनी। ठीक है, इस बंदे ने अपना काम कर दिया, इस बंदे ने कर दिया, इस बंदे ने कर दिया, इस बंदे ने कर दिया, ये बंदा बीमार हो गया, इस बंदे ने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करी, ये छुट्टी पर चले गया। तो अब सेल्स मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो मेरा काम डेलीगेट कर दिया था, मैंने तो डेलीगेट कर दिया था, आप ये जाने इनका काम जाने। वो ये नहीं बोल सकता आप इन बंदों से बात करो, मैंने तो अपना काम डेलीगेट कर दिया था। अल्टीमेट जो अकाउंटेबिलिटी है, अल्टीमेट जो जवाबदेही है ना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। जवाब कौन देगा, वो सेल्स मैनेजर ही देगा। ये जो टॉप लेवल मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर से बोलेगा भाई आपको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए था, अगर आपका बंदा बीमार था तो आपको पता होना चाहिए था, आप जो इसका काम था वो बचे हुए 4 से करवाते, ये आपका काम है। अगर आप अपना काम डेलीगेट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेटली जवाब जो है वो सिर्फ ये बंदा ही देगा, जवाब देने का काम आपका है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। जो अकाउंटेबिलिटी है उसको आप कभी भी पूरी तरह से डेलीगेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऊपर वाला बंदा जवाब आपसे मांगेगा। आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी, एक बार आपने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर दी, इसने बोल दिया भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सबऑर्डिनेट्स को अगर एक बार आपने काम दे दिया तो सुपीरियर की जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम टू टाइम जाके चेक करे, और फिर वो ये नहीं बोल सकता कि ये बंदा नहीं आया था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अल्टीमेट जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल्स मैनेजर की है, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी किसकी है, सेल्स मैनेजर की है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो सामने वाले को, आप सामने वाले को पावर दे सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी पूरी उसकी नहीं होती, अपने से ऊपर वालों को जवाब आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को आपकी भाषा में बताती हूँ, टीचर ने मॉनिटर को बोला कि मॉनिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टीचर ने पावर भी दी कि नाम लिख लेना
देना सारे बच्चों को जो बदमाशी करे, टीचर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। अब मान लो क्लास के अंदर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है और किसी बच्चे को कोई चोट लग जाती है, पेरेंट्स आते हैं, तो टीचर वहां पर ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो सारी की सारी पावर किसको दे दी थी, मॉनिटर को दे दिया, मॉनिटर से पूछो, मॉनिटर से जानो। यहाँ पर जवाब किसको देना पड़ेगा, टीचर को देना पड़ेगा, और टीचर जवाब किसको देगा, प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को अल्टीमेटली जवाब किसको देना पड़ेगा, पेरेंट्स को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, जवाब तो जो सबसे ऊपर है उसे को देना पड़ेगा। बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की, कि डेलीगेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसे प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी बोलते हैं कई बुक्स के अंदर। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास में 3 एलिमेंट्स है देखो डेलीगेशन के। पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है अथॉरिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। मैंने तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिए डिटेल में। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वर्क असाइन टू एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को जो काम असाइन करा है कि भाई ये काम तुम्हें करना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशन है, तुम्हें ये काम करना ही है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन है ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी, कि वो जो भी असाइन ड्यूटी हो उसे प्रॉपर्ली परफॉर्म करे, ये उसका ऑब्लिगेशन है। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहां से आती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आती है। सुपीरियर जो है वो काम देगा किसको, सबॉर्डिनेट को, तो ये जो सबॉर्डिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके टूवर्ड्स, सुपीरियर के टूवर्ड्स, तो ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से आई। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स बिकॉज सबॉर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अपवर्ड फ्लो करती है, क्योंकि ये जो सबॉर्डिनेट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके टूवर्ड्स, सुपीरियर के टूवर्ड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबॉर्डिनेट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर, ये जो सबॉर्डिनेट है ये रिस्पॉन्सिबल होगा काम ना होने के लिए, किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, सुपीरियर के टूवर्ड्स। तो याद रखना है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी काम दिया गया है, जो भी ऑब्लिगेशन है उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जनरेट होती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से। सुपीरियर सबॉर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है अपवर्ड, ये जो सबॉर्डिनेट है ही विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। सेकंड है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने, कोई ऑब्लिगेशन दे दिया कि भाई ये काम आपको करना है, अब उसके लिए आप सामने वाले को कोई पावर भी दो कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर टू टेक डिसीजन। व्हेन मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट्स, जब मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करते हैं ना सबॉर्डिनेट्स को, तो उसी के साथ में दे ऑल्सो पास सम ऑफ द अथॉरिटी, वो कुछ पावर भी ट्रांसफर करते हैं सबॉर्डिनेट्स को, और इसी पावर को बोला जाता है अथॉरिटी। अथॉरिटी अराइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पोजीशन, अथॉरिटी का पता कहां से चलता है, इंडिविजुअल की क्या पोजीशन है, ऊपर वाली पोजीशन पर है तो अथॉरिटी डेफिनेटली क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, पावर ज्यादा होगी। नीचे वाली पोजीशन पर है तो अथॉरिटी कम होगी, यानी कि पावर कम होगी। इट रेफर्स टू राइट टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी का मतलब क्या है, राइट टू टेक डिसीजन, कि आपके पास में डिसीजन लेने का हक है। अथॉरिटी डिटरमाइन सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, अथॉरिटी से ही पता चलता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप का, ये सुपीरियर है ये सबॉर्डिनेट है, इसका पता कैसे चलेगा, अथॉरिटी से। जिसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, जिसके पास में कम अथॉरिटी है वो सबॉर्डिनेट है, वो उसके अंडर काम करेगा। इट इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो अथॉरिटी होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर आजकल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि टीचर किसी भी बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकता, ठीक है, उसे किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकता, तो जो पावर है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई है, किसके थ्रू, लॉस के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू। अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्लो होती है, पावर जो है वो डाउनवर्ड फ्लो होती है। ये टीचर है ये मॉनिटर है, तो टीचर ने अपनी कुछ पावर दी है किसको, मॉनिटर को, तो अथॉरिटी कैसे फ्लो हो रही है, डाउनवर्ड फ्लो हो रही है। ऊपर वाले के पास में पावर ज्यादा है, नीचे वाले के पास में पावर क्या है, कम है, तो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर वाले के पास में ज्यादा पावर, नीचे वाले के पास में कम अथॉरिटी। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, जितना आप सामने वाले को ऑब्लिगेशन दे रहे हो कि आपको इतना काम करना है, आप सामने वाले को उतनी ही अथॉरिटी दो। अगर आप उसको इससे ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, काम सामने वाले के पास में कम है, आप अथॉरिटी आपने उसको ज्यादा दे दी, पावर आपने उसको ज्यादा दे दी, तो वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। और अगर आपने उसको अथॉरिटी कम दी है, काम तो बहुत ज्यादा है उसके सर पर और उसके पास में अथॉरिटी कम है, राइट टू टेक डिसीजंस कम है, पावर कम है, तो उसके मन में अच्छा नहीं लगेगा, वो मन में कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील होगा कि यार मुझसे काम तो इतना करवा लेते हैं और मेरे पास में कोई पावर ही नहीं है, मेरे पास में कोई अथॉरिटी ही नहीं है। तो अथॉरिटी हमेशा हमारे ऑब्लिगेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, क्या मैं हिंदी में
में मुझे लिखना नहीं आता, मैं लिख देती हूँ, जवाबदेही कि अल्टीमेटली जवाब किसको देना है। तो अकाउंटेबिलिटी मीन सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। अगर आपको जो टास्क दिया है, आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी, उसका नॉन कंप्लीशन हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। ये फाइनल स्टेप है डेलीगेशन का। इट रेफर्स टू आंसरेबल कि फाइनल आउटपुट के लिए आपको आंसर देना पड़ेगा। इसे आप कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सेल्स मैनेजर को ही अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा, टॉप मैनेजर को। अगर क्लास के अंदर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो मॉनिटर को जवाब नहीं देना पड़ेगा, टीचर जवाब देगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल जवाब देगा पेरेंट्स को। तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी है, इसे हम कंप्लीटली डेलीगेट नहीं कर सकते। इट एनफोर्स्ड थ्रू रेगुलर फीडबैक्स। रेगुलर फीडबैक्स के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि हाँ भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर सेल्स मैनेजर को कंटिन्यू फीडबैक लेना चाहिए था कि भाई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे पता ही नहीं था ये बंदा बीमार है, आ नहीं रहा, तो यहाँ पर कंटिन्यू फीडबैक लेना चाहिए। ये अपवर्ड फ्लो होती है सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। कैसे? ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट जवाब देगा, सबऑर्डिनेट जवाब देगा अगर काम नहीं हुआ तो किसको? सुपीरियर को, कि काम क्यों नहीं हुआ। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो होती है? अपवर्ड फ्लो होती है। ध्यान रखना, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों अपवर्ड फ्लो होती है। काम नहीं हुआ तो नीचे वाला ऊपर वाले को जवाब देगा, जबकि पावर डाउनवर्ड फ्लो होती है, ऊपर वाले से नीचे वाले के पास में। टीचर पावर देता है मॉनिटर को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो कैसा होता है? अपवर्ड। कैसा? अपवर्ड। और अथॉरिटी का फ्लो कैसा होता है? डाउनवर्ड। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक के अंदर गिवन है। हम कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है, सारे टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं मीनिंग के बेसिस पर। तो अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी मैंने इतनी बार बताया, ये क्या है? पावर। किस चीज की पावर? पावर टू टेक डिसीजन। तो अथॉरिटी क्या है? पावर टू टेक डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और जॉब। ये सुपीरियर है, सुपीरियर के पास में ज्यादा अथॉरिटी होती है, ज्यादा पावर होती है। इसके अंडर जो काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं, ये इसका क्या है? सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपा है, कोई टास्क दिया है, कोई जॉब दी है, तो उसी टास्क को पूरा करना, उसी जॉब को पूरा करना, इस ऑब्लिगेशन को बोला जाता है कि ये क्या है? सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सुपीरियर ने जो टास्क दिया है उसे पूरा करेगा। अकाउंटेबिलिटी क्या है? आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। फॉर एग्जांपल, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेल्स मैनेजर को बोला कि भाई हमें इस साल 1000 यूनिट सेल करनी है। तो भाई अगर 1000 यूनिट सेल नहीं हो पाई तो सेल्स मैनेजर ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो ये काम मेरे सबऑर्डिनेट्स को दे दिया था। आंसर कौन देगा? सेल्स मैनेजर देगा। किसको देगा? टॉप लेवल मैनेजर को देगा। तो अगर हमें फाइनल आउटपुट नहीं मिलता, फाइनल आउटपुट के अंदर कोई गड़बड़ होती है, तो उसके लिए जो जवाब देना बनता है उसे बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। अब किसे आप ट्रांसफर कर सकते हो? मैंने बताया पावर को आप ट्रांसफर कर सकते हो, अथॉरिटी आप ट्रांसफर कर सकते हो, सुपीरियर थोड़ी पावर अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है। तो डेलीगेशन हो सकता है, डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर हो सकता है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुली डेलीगेटेड, पूरी तरह से हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सुपीरियर पूरी तरह से ये नहीं बोल सकता यार मैंने तो मेरा सारा काम सबऑर्डिनेट को दे दिया था। और अकाउंटेबिलिटी को तो आप बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर सेल्स मैनेजर 200 यूनिट्स इससे बनवा लेता है, 200 इससे बनवा लेता है, 200 इससे बनवा लेता है, 200 इससे बनवा लेता है, बट ये वाला बंदा बीमार है, ये बंदा नहीं आ पाता, तो अगर 800 यूनिट्स बन जाती हैं, तब सेल्स मैनेजर जाके टॉप लेवल मैनेजर को ये नहीं बोल सकता कि भाई मैंने तो मेरा सारा काम डेलीगेट कर दिया था, ये नहीं आया तो मैं क्या करूं। अल्टीमेटली आंसर सेल्स मैनेजर को ही देना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजर को। तो जो जवाबदेही है, जो फाइनल आंसर देना है, उसे आप कभी भी डेलीगेट नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। कहां से उत्पन्न होती है, कहां से इनका जन्म होता है? ओरिजिन मतलब कहां से जन्म होता है? अराइजेस फ्रॉम पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी का पता कैसे चलता है? ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन है और एक बंदे की ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशन है। जो बंदा टॉप पोजीशन पर है उसके पास में अथॉरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसके नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसके पास में अथॉरिटी कम होगी, पावर कम होगी। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है, टॉप लेवल मैनेजर के पास में, मिडिल लेवल मैनेजर के पास में उससे कम पावर, और सबसे कम पावर किसके पास में होती है? लोअर लेवल मैनेजर के पास में। तो इसका पता पोजीशन से चलता है। अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन, जब अथॉरिटी आपने डेलीगेट करी है, जब काम आपने ट्रांसफर करा है, उसी से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म होता है, उसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है। जब आपने थोड़ी सी पावर इसको
दे दी, तो पावर तभी दी होगी जब आपने इसको कोई काम दिया है, बिना काम के आपने पावर ट्रांसफर नहीं करी होगी, तो उसी से जन्म होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, जब टॉप लेवल मैनेजर ने सेल्स लेवल मैनेजर को बोला कि भाई 1000 यूनिट्स तुम्हें प्रोड्यूस करके मुझे देनी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो भाई जवाब भी मांगेगा। अगर 800 यूनिट्स ही बनी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देते हो तभी अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट होती है, तभी अकाउंटेबिलिटी का भी जन्म होता है। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए तो फ्लो कैसे होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है। अथॉरिटी यूं फ्लो होती है, डाउनवर्ड फ्लो होती है। सुपीरियर के पास में ज्यादा अथॉरिटी होती है, सबऑर्डिनेट के पास में कम अथॉरिटी होती है। तो अथॉरिटी का फ्लो कैसे होता है, डाउनवर्ड। सुपीरियर थोड़ी सी पावर किसको देता है, सबऑर्डिनेट को देता है, तो डाउनवर्ड फ्लो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होती है, ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है। हाँ, इसने इसको पावर दे दी, बट जवाब तो इसी को इसे देना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट जवाब देगा सुपीरियर को, सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करेगा किसको, सुपीरियर को, अगर उससे कोई काम नहीं हुआ तो ध्यान रखना अथॉरिटी का फ्लो होता है डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम पूरा करना है, उस चीज की ऑब्लिगेशन जवाब देना, इसका फ्लो होता है अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। जो नीचे काम करता है वो ऊपर वाले को जवाब देगा अगर काम में कोई गड़बड़ हो गई या अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाई तो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब एक बार फटाफट से याद करो, होता क्या है डेलीगेशन, जब सुपीरियर कुछ काम अपना सबऑर्डिनेट को सौंपता है कि भाई तुम्हें ये काम परफॉर्म करना है, तुम्हें ये टास्क परफॉर्म करना है, मतलब उसने क्या दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में थोड़ी सी पावर भी दी टू टेक डिसीजन, इस पावर को कहते हैं अथॉरिटी। और ये काम कर रहा है, इसने काम नहीं करा तो इस बंदे को इसको जवाब भी देना पड़ेगा, उस जवाब देने को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है डेलीगेशन का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है डेफिनेटली। जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कोई काम सौंपेगा, उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसे कोई अथॉरिटी, कोई पावर देगा, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉइज वो टास्क परफॉर्म करेंगे। अब भाई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो सुपीरियर के लेवल का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में सुपीरियर बनने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने आप को वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर टॉप लेवल मैनेजर ने मिडिल लेवल मैनेजर को कोई काम सौंपा है, कोई अथॉरिटी डेलीगेट करी है, तो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजर टॉप लेवल मैनेजर का काम कर रहा है, वो फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजर बनने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, उनका मोरल इंप्रूव होता है कि भाई हमें कोई काम दिया गया है, शायद हम इस काम के काबिल हैं। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। डेफिनेटली यार मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। जब मैनेजर अपने काम को ट्रांसफर कर देता है, अपने काम को डेलीगेट कर देता है, तो वो की एरियाज पर फोकस कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस कर सकता है, वो मेजर प्लान्स बना सकता है, वो मेजर पॉलिसीज बना सकता है, वो देख सकता है कि कॉम्पिटिटर्स की क्या पॉलिसी है, क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नया लॉन्च करना चाहिए। तो डेफिनेटली जब मैनेजर अपना डे टू डे रूटीन जो काम है, रूटीन वर्क है, उसको डेलीगेट कर देगा, तो वो की एरियाज पर फोकस कर सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। भाई ये मैनेजमेंट हायरार्की का ही एक बेस है कि टॉप लेवल मैनेजर काम देगा किसको, मिडिल लेवल मैनेजर को, मिडिल लेवल मैनेजर काम किसको देगा, लोअर लेवल मैनेजर को। तो इसी की वजह से ये मैनेजमेंट हायरार्की बन रही है, ज्यादा पावर वाला कम पावर वाले को काम दे रहा है। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। बहुत ही ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट इफेक्टिव रहेगा। अभी मैंने बताया था कि एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, यहां पर भी मैंने आपको शो करा था। नो डेलीगेशन लीड्स टू ओवर बर्डन ऑन मैनेजर। अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो मैनेजर्स के ऊपर ओवर बर्डन हो जाएगा। डे टू डे क्लैरिकल काम भी अगर मैनेजर करेगा, पॉलिसी कौन बनाएगा, मेजर की एरियाज पर कौन फोकस करेगा, कौन देखेगा कि कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी बदल दी, सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल दी, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगा अगर मैनेजर अपना काम थोड़ा सा डेलीगेट कर दे, उसके ऊपर बर्डन कम रहेगा। एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं वो मोटिवेट होंगे कि भाई हमें कोई काम दिया गया है, शायद हम इस काम के लायक हैं। उनके पास में अगर कोई पावर आएगी, अगर टीचर मॉनिटर को थोड़ी सी पावर दे देता है कि भाई बच्चों के नाम लिख कर रख लेना, जो बच्चा ज्यादा बोले मुझे बताना, उसका नाम बताना, तो कहीं ना कहीं मॉनिटर मोटिवेट नहीं हो जाता, मतलब एक सीना चौड़ा हो जाता है मॉनिटर का। तो वही है, मॉनिटर को एक मोटिवेशन मिल रही है, तो एम्प्लॉइज को भी यहाँ पर क्या मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है। अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पता है भाई इस मैनेजर ने इसे ये काम दे रखा है, तो इजीली पता है कि भाई इस सुपीरियर ने इस सबऑर्डिनेट को काम सौंप रखा है, ये सबऑर्डिनेट इस सुपीरियर को जाके रिपोर्ट करेगा, इससे कमांड लेगा। तो सब कुछ पता है पहले से, कौन किसको ऑर्डर देता है, कौन किसको कमांड देता है, कौन बंदा आके किसको रिपोर्ट करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, कोई लड़ाइयां नहीं होती, एक अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन रहता है। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। एक ही बात बार बार आ रही है कि मैनेजर का जो वर्कलोड है वो कम होगा, वो रूटीन वर्क
से हटके इंपॉर्टेंट और की एरियाज पर फोकस कर पाएगा। तो इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। तो ये क्या थी, इंपॉर्टेंस थी डेलीगेशन की। एक बार याद कर लेते हैं। एम्प्लॉइज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के साथ साथ में आपको याद आएगा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या याद आएगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसी के साथ में याद आएगा रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स का वर्कलोड कम होगा। वर्कलोड कम होगा तो वो मेन एरियाज पर फोकस कर सकते हैं, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा भाई, मैनेजर्स अगर मेन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं तो। इसी की वजह से ये जो मैनेजमेंट की हायरार्की है ये डेवलप होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत बार बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें अभी समझेंगे। देखो डिसेंट्रलाइजेशन पर बाद में आएंगे, पहले समझते हैं एक वर्ड होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी पावर है, जितनी भी अथॉरिटी है, ये सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ही है। जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में ही है, जितनी भी पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में। इन फ्यू हैंड्स है ओनली। फ्यू हैंड्स भी कौन से हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी की सारी पावर, सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो कुछ हाथों में ही होती है। कौन से कुछ हाथ, टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही होती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसे बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर, अथॉरिटी, डिसीजन लेने का हक सिर्फ कुछ हाथों में है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथों में है, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। समझे। और इसी का उल्टा होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। जब अथॉरिटी यानी कि पावर को इवनली, सब में बराबर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। मैनेजमेंट के हर लेवल के पास में पावर हो, टॉप लेवल मैनेजर के पास में भी पावर है, मिडिल लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, हर डिपार्टमेंट का हेड। मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास में भी पावर है और लोअर लेवल मैनेजर्स के हाथ में भी पावर है। तो जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बराबर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास में पावर है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड organization. Under decentralization, every employee working at different level gets some share in the authority. Decentralization के अंदर हर employee के पास में कुछ शेयर होता है अथॉरिटी का, कुछ शेयर होता है पावर का। समझ में आया। सेंट्रलाइजेशन मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पावर है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है, जितने भी डिसीजंस लेने का काम है सारा का सारा काम टॉप लेवल मैनेजर करता है, किसी से कुछ नहीं पूछता, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। बट जब ये पावर इवनली सबके पास में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजंस ले सकता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजंस ले सकता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजंस ले सकता है, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे कोर्स में डिसेंट्रलाइजेशन फीचर्स क्या है, इट इज मच मोर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हमने अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि हर लेवल पर एम्प्लॉइज के पास में कुछ पावर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर ही सब कुछ सोचेगा, सारे डिसीजंस लेगा। सबके पास में राइट है कि वो अपने लेवल पर, हाँ भाई उनकी जो पोजीशन है, ऐसा नहीं क्लर्क अपने लेवल पर, ऑफिसर अपने लेवल पर, सब लोग अपने लेवल पर अपना डिसीजंस ले सकते हैं। इसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये अथॉरिटी ट्रांसफर करना ही नहीं होता सिर्फ, ये अथॉरिटी ट्रांसफर करने से बहुत ऊपर है, बहुत बड़ी चीज है। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई मिडिल लेवल मैनेजर के पास में भी सारी वही पावर्स है जो टॉप लेवल मैनेजर के पास में है, लोअर लेवल मैनेजर के पास में भी वही पावर है जो टॉप लेवल मैनेजर के पास में है। भाई सिलेक्टिव डिस्पर्सल होता है। सिलेक्टिव डिस्पर्सल मतलब सोच समझ के सिलेक्टिव अथॉरिटी को हम ट्रांसफर करते हैं कि मेजर जो प्लान्स बनाने हैं, वो सारा काम किसके पास में होगा, टॉप लेवल मैनेजर के पास में।
मिडिल लेवल मैनेजर को आप मेजर प्लान्स बनाने का काम नहीं दोगे, इनको आप काम दोगे कि भाई आप अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हो, आप अपने अपने डिपार्टमेंट को हैंडल करो, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजर को काम दोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे डे टू डे वर्क से रिलेटेड, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड डिसीजन ये खुद ले सकते हैं, इससे रिलेटेड पावर इनके पास में है। तो सिलेक्टिव डिस्पर्सल होता है, सोच समझ के अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं अपने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। इट शोज द बिलीव दैट पीपल आर कॉम्पिटेंट, इससे पता चलता है कि आप विश्वास कर सकते हो कि आपके लोग कॉम्पिटेंट हैं, आपके लोग, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो इस लायक हैं कि आप उनसे काम करवा सकते हो, वो कैपेबल है, वो रिसोर्सफुल है, रिसोर्सफुल का मतलब है वो टैलेंटेड है कि आप उन पे विश्वास कर सकते हो, उनके पास में बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर है, इसलिए आप अपना काम उन सबको दे रखे हो, इसलिए आपने अच्छे से काम को डेलीगेट कर रखा है। इट अज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे ये पता चलता है कि हाँ भाई जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है आपका, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो भी डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी, और इससे ही पता चलता है कि भाई अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है डिसीजंस लेने के लिए पावर होनी चाहिए। द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोस डिसीजंस व्हिच will be pushed down to lower level। टॉप लेवल मैनेजर्स ध्यान से केयरफुली सोचते हैं कि भाई कौन से डिसीजंस को हम लोग नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन सी चीजों पर हम फोकस करेंगे, कौन सी चीजों पर नीचे वाले मैनेजर्स फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल मेजर प्लान्स बनाने हैं, मेजर पॉलिसीज बनानी है, तो ये काम टॉप लेवल मैनेजर्स मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को नहीं देते, ये खुद के पास रखते हैं। मिडिल लेवल को काम दे देंगे भैया आप अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर लो, लोअर लेवल को बोलेंगे आप डे टू डे फंक्शनिंग से रिलेटेड काम अपने अंडर रखो। तो ये बहुत ही सिलेक्टिवली सोचते हैं कि कौन से काम को पुश डाउन करना है, नीचे लेकर जाना है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को देना है। तो समझ में आया डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन की। देखो एक चीज और बता देती हूं मैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये है टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है, ये है टॉप लेवल मैनेजर, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर के ऊपर भी था सीईओ, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजर के अंडर मान लो ये आ गया हमारा मिडिल लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर। मिडिल लेवल मैनेजर के अंडर भी आ गया सुपरवाइजर, कौन आ गया, सुपरवाइजर, जो सब चीजों को सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है। उसके अंडर आ गया सबऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट, ठीक है। और उसके अंडर भी आ गया मान लो उसका भी कोई क्लर्क है, समझ लो कोई क्लर्क है। तो यहाँ पर सीईओ ने कुछ पावर दी टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो ये इसने क्या करी, अपनी पावर का डेलीगेशन करा, क्या करा, डेलीगेशन करा। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ पावर दी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पावर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसने भी क्या करा, डेलीगेशन करा। डेलीगेशन पढ़ा था ना अभी पीछे, मिडिल लेवल ने सुपरवाइजर को दी, डेलीगेशन हुआ, सुपरवाइजर ने सबऑर्डिनेट को दी, डेलीगेशन हुआ, और सबऑर्डिनेट ने क्लर्क को दी, डेलीगेशन हुआ। तो इस तरह से हर दो बंदों के बीच में डेलीगेशन होता रहा है, ये इसको काम दे रहा है, ये इसको काम दे रहा है, ये इसको काम दे रहा है, ये इसको। तो हर दो बंदों के बीच में क्या हो रहा है, अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, पावर भी ट्रांसफर हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर हो रही है, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है। और इसी की वजह से जो पावर है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई अपने आप ही। तो इसलिए कलेक्टिवली इसको बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। जो नीचे बंदा काम कर रहा है उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं, जो ऊपर काम करता है उसे सुपीरियर। सुपीरियर ने पावर को ट्रांसफर कर दिया सबऑर्डिनेट्स को इवनली, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स के मन में एक इनिशिएटिव डेवलप होगा, वो आगे से आगे कुछ काम करना चाहेंगे, उनके मन में एक मोटिवेशन वाली फीलिंग डेवलप होगी, वो खुद आगे से इनिशिएटिव लेंगे कुछ काम करने के लिए, क्योंकि उनके मन में रहेगा कि हमारे पास में अथॉरिटी है, हमारे पास में पावर है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। अगर मिडिल लेवल मैनेजर को टॉप लेवल मैनेजर ने कुछ काम दिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजर तैयार हो रहा है फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजर बनने के लिए। टॉप लेवल मैनेजर तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर में सीईओ बनने के लिए। तो ये फ्यूचर के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप करता है। नीचे जो बंदे काम कर रहे हैं वो प्रिपेयर होते हैं ताकि वो फ्यूचर में अपर पोजीशंस पर जा सके। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है यार पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ये अपने लेवल पर डिसीजंस ले लेगा, ये अपने लेवल पर डिसीजंस ले लेगा, ये अपने लेवल पर अगर डिसीजंस ले लेगा, सब अपने लेवल पर डिसीजंस ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए जाके सीईओ को पूछना पड़ेगा,
नहीं, हर चीज के लिए जाके टॉप लेवल मैनेजर को पूछो। अगर आपने डिसेंट्रलाइजेशन करा है, पावर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो सब लोग अपने लेवल पर डिसीजंस लेंगे, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिलीफ मिलेगा यार, वो ही थोड़ी ना सारा का सारा रूटीन डे टू डे काम करेगा, तो उसे रिलीफ मिलेगा। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की अपने आप ग्रोथ होती है, क्योंकि हर लेवल पर लोगों के पास में अथॉरिटी है, लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं, खुश होकर काम करते हैं अगर उनके पास में पावर है। बेटर कंट्रोल होता है यार, सबको पता है सबको क्या काम करना है, सबके ऊपर अपना अपना सुपरवाइजर है। इसके लिए इसके ऊपर कौन है? सबऑर्डिनेट। इसके लिए इसके ऊपर सुपरवाइजर, इसके लिए इसके ऊपर मिडिल लेवल मैनेजर, इसके ऊपर टॉप लेवल, इसके ऊपर सीईओ। तो सब अपने अपने जो भी ऊपर है वो नीचे वालों को कंट्रोल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर कंट्रोल रहता है, पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं। इसी के साथ में एक छोटा सा रिलेशन देख लो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। डेलीगेशन मैंने बता ही दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कलेक्टिवली होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ये जो डेलीगेशन हुआ, सीईओ ने पावर टॉप लेवल मैनेजर को दी, डेलीगेशन हुआ। टॉप लेवल ने पावर मिडिल लेवल मैनेजर को दी, डेलीगेशन हुआ। मिडिल लेवल ने पावर सुपरवाइजर को दी, डेलीगेशन हुआ। तो जब डेलीगेशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो इसी डेलीगेशन के एक्सटेंशन को, जब डेलीगेशन इंक्रीज होता जाता है, उसे ही कलेक्टिवली कह देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा, डेलीगेशन इज नेसेसरी। डेलीगेशन बहुत जरूरी है। अगर सीईओ अपनी पावर टॉप लेवल मैनेजर को नहीं देगा, कुछ काम टॉप लेवल मैनेजर को नहीं देगा, तो सीईओ मेन एरियाज पर फोकस नहीं कर सकता। टॉप लेवल मैनेजर के पास है बहुत बर्डन हो जाता है, इसीलिए वो काम किसको देगा? मिडिल लेवल मैनेजर को देगा। तो डेलीगेशन तो होना बहुत जरूरी है। सुपरवाइजर को काम नीचे वाले को सौंपना ही पड़ता है, क्योंकि अकेला सुपरवाइजर सारा काम नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। बट ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल कैसे है? शुरुआत में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड रखेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन रखेंगे। शुरुआत में डिसाइड कर लेते हैं, शुरुआत में पॉलिसी बना लेते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइज्ड एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा या एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। डेलीगेशन तो नॉर्मल है कि ठीक है बंदे को काम देंगे, बट जरूरी नहीं है ना कि हर लेवल पर ही डेलीगेशन हो। हर लेवल पर जब डेलीगेशन हो तब उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क ये तो नेसेसरी है भाई, जरूरी है, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर हो ये जरूरी नहीं है, ये टोटली आप पर है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज रखो, चाहे तो डिसेंट्रलाइज रखो। लास्ट टॉपिक आज का, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सब टॉपिक है, लास्ट टॉपिक तो डिसेंट्रलाइजेशन है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। स्कोप देखो, डेलीगेशन का स्कोप कैसा है? लिमिटेड है, बिकॉज ओनली 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर डेलीगेशन हुआ था, चेक करो, सीईओ ने काम दिया था टॉप लेवल मैनेजर को, तो 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व थी, सीईओ और टॉप लेवल मैनेजर, डेलीगेशन हो गया। फॉर एग्जांपल इस लेवल पर अगर मैं बात कर रही हूँ, सुपरवाइजर ने काम दिया सबऑर्डिनेट को, तो 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं। तो डेलीगेशन के अंदर 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ये सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर ने अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दे दिया, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, थोड़ी सी पावर दे दी, तो ये डेलीगेशन है, तो लिमिटेड स्कोप है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइड है, बिकॉज एम्प्लॉइज वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स आर इन्वॉल्व। बिकॉज अगर सब एम्प्लॉइज को पावर मिल जाएगी, सब एम्प्लॉइज को, तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर सारे एम्प्लॉइज आते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 एम्प्लॉइज आते हैं। स्टेटस इंपॉर्टेंट काम है यार, क्योंकि रूटीन फंक्शन मैनेजर करेगा तो कैसे चलेगा? बिकॉज इट इज अ रूटीन फंक्शन ऑफ मैनेजर। ये मैनेजर का डे टू डे काम है कि वो अपना काम कुछ अपने सबऑर्डिनेट्स को सौंपता है, क्योंकि मैनेजर अकेला सारा काम नहीं कर सकता, रूटीन वर्क नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये एक वन टाइम डिसीजन है, एक पॉलिसी है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड रखना है या डिसेंट्रलाइज। ये शुरुआत में ही सोच लिया जाता है, ये ऑप्शनल है। Freedom of action. The managers pass the authority and responsibilities to the subordinates and then there is constant supervision. देखो ये तो कौन है? सुपीरियर है और ये उसके अंडर काम कर रहा है सबऑर्डिनेट। एक बार सुपीरियर ने मान लो अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, पावर ट्रांसफर कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद में जो सुपीरियर है वो कंटिन्यू सबऑर्डिनेट पर नजर रखेगा, कंटिन्यू सबऑर्डिनेट पर नजर रखेगा, कंटिन्यू सबऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। तो कांस्टेंट सुपरविजन होता है, फ्रीडम थोड़ी सी कम है।
मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पर ज्यादा फ्रीडम है, बिकॉज वंस द अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एक बार जब आपने पावर दे दी सिस्टमैटिकली, देयर विल बी पीरियोडिकल अप्रेजल। फिर क्या होगा, पीरियोडिकल अप्रेजल होगा। फॉर एग्जाम्पल हर 6 मंथ्स में एक बार चेक कर लिया कि किस तरह से काम चल रहा है, हर 1 ईयर के अंदर एक बार चेक कर लिया किस तरह से काम चल रहा है। कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू सुपरविजन नहीं होता कि कंटिन्यू उस पर नजर रखी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आराम से आप फ्रीडम है, आराम से जो सबऑर्डिनेट है वो काम कर सकता है, कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर नजर नहीं रखी जाएगी, कॉन्स्टेंट सुपरविजन नहीं होगा। तो यहाँ पर फ्रीडम ज्यादा है, यहाँ पर फ्रीडम कम है। स्कोप मैंने बता ही दिया, यहाँ पर 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो नैरो स्कोप है, कम स्कोप है। यहाँ पर वाइड स्कोप है बिकॉज पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंप्लॉइज है सबके पास में पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की कि वो अपना काम अपने नीचे वाले अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करे। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर कि वो अपनी कुछ ना कुछ जो काम है उसे डेलीगेट करें, क्योंकि सारा का सारा रूटीन वर्क मैनेजर नहीं कर सकता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ टॉप मैनेजर की है, टॉप लेवल मैनेजर ही डिसाइड करेगा कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन करना है या सेंट्रलाइजेशन करना है। तो ये काम सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर के हाथ में होता है। नेचर कैसा है, कंपल्सरी है भाई, काम तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। मैनेजर हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देते हैं क्योंकि अकेले मैनेजर सारा काम नहीं कर सकते, तो कंपलसरी एक्ट है। ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल पॉलिसी है, पहले से सोच लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज रखना है या सेंट्रलाइज, तो ये पूरा का पूरा ऑप्शनल है, ऑप्शनल पॉलिसी है। पर्पस क्या है इसका? पर्पस है कि मैनेजर के ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाए। इसका पर्पस क्या है कि सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज हो, सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा पावर मिले, ताकि सबऑर्डिनेट्स मोटिवेट हो और ज्यादा मोटिवेट होकर अच्छे से काम करें। ग्रांट ऑफ पावर, पावर इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर। भाई ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट के जस्ट ऊपर ये सुपीरियर है, ये सुपीरियर यहाँ पर पावर देता है अपने सबऑर्डिनेट को। तो पावर कौन देता है? इमीडिएट सुपीरियर। जबकि यहाँ पर पावर कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजर। टॉप लेवल मैनेजर शुरुआत में ही डिसाइड कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन रखना है या सेंट्रलाइजेशन। तो जितनी भी पावर होती है सब एम्प्लॉइज को कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। एक बार फटाफट से देख लो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर करा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने कवर करा ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करा, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। फिर देखा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसी में स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, दोनों का मीनिंग हम लोगों ने देखा, दोनों के एडवांटेजेस देखे, दोनों के डिसएडवांटेजेस देखे और दोनों की सूटेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस करी। फिर बात करी हम लोगों ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, दोनों के हम लोगों ने एडवांटेजेस डिस्कस करे, डिसएडवांटेजेस डिस्कस करे और फीचर्स डिस्कस करे, इंपॉर्टेंट था। देन हम लोगों ने देखा डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन के साथ में ही हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करा था, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देन मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, जिसे हम प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी और इनके फीचर्स, इन तीनों के अंदर डिफरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। फिर लास्ट टॉपिक हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के हम लोगों ने फीचर्स देखे, डिसेंट्रलाइजेशन का हम लोगों ने देखा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेशन है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, और लास्ट हम लोगों ने देखा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस। इसी के साथ में ऑर्गेनाइजिंग हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टाफिंग मैंने शुरू करवा रखा था, स्टाफिंग का एक पार्ट अपलोड है, तो उसका सेकंड पार्ट अपलोड करके स्टाफिंग कंप्लीट करेंगे। देन स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टिंग। सो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियोस थोड़े भी आप लोगों के काम में आ रहे हैं और आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।